नमस्कार विद्यार्थियों, श्रीमती मौरी देवी तापड़िया कन्या महाविद्यालय जसवंतगढ़ के यूट्यूब चैनल पर एक बार पुनः मैं आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मैं प्रवक्ता चंद्र प्रकाश गुर्जर। आज की क्लास हमारी जो है बीए प्रथम वर्ष के छात्रों हेतु होगी और बीए प्रथम वर्ष के छात्रों हेतु जो पिछली क्लास हमारी रही थी उसके तहत हम पैलियोलिथिक एज को पढ़ रहे, पूरा पाषाण काल को पढ़ रहे हैं और जिनका भौगोलिक विभाजन किया गया। भौगोलिक विभाजन के आधार पर हमने दो क्षेत्रों के पूरा पाषाण कालीन जो अवशेष मिले उनको पढ़ लिया है। जो हमने उत्तर भारत को पढ़ लिया है और पश्चिम भारत को पढ़ लिया। उत्तर भारत के दौरान हमने सोआ सभ्यता है जो वर्तमान में पाकिस्तान का कुछ क्षेत्र और कश्मीर का कुछ क्षेत्र है उसको हमने पढ़ा है। और उसके पश्चात बात की जाए तो हमने जो पश्चिमी भारत है उसके तहत राजस्थान और गुजरात के क्षेत्रों को पढ़ लिया है। आज हम पैलियोलिथिक एज के दौरान जो मध्य भारत और पूर्वी भारत में जो पूरा पाषाणकालीन युग कहाँ कौन कौन से स्थलों से हमें कौन कौन से औजार उपकरण मिलते हैं, टूल्स मिलते हैं और कौन कौन से पूरा पाषाणकालीन मानव के द्वारा प्रयोग किए गए अवशेष हमें प्राप्त होते हैं, उनके बारे में हम जानकारी करेंगे। तो बात की जाए तो कल हमने पढ़ा था उसके तहत जो हमने मैप बनाया था, जो मध्य भारत का क्षेत्र है वहाँ पूरा पाषाण काल युग कैसा रहा था। उस समय के दौरान पूरा पाषाण कालीन मानव के द्वारा कौन कौन सी गतिविधियाँ इस मध्य भारत के क्षेत्र में और पूर्वी भारत के क्षेत्रों में की गई थी और कौन कौन सी जगहों से साइट से स्थलों से हमें पूरा पाषाणकालीन मानव के द्वारा प्रयुक्त किए गए औजार मिलते हैं और अन्य कई चीज़ें हमें जो प्राप्त होती है उसके बारे में हम आज जानेंगे। तो मध्य भारत की बात करते हैं। तो मध्य भारत में मुख्यतः कौन सा क्षेत्र आता है ये आपको अगर बताया जाए तो मध्य प्रदेश जो वर्तमान मध्य प्रदेश स्टेट है जो राज्य है उसका क्षेत्र और महाराष्ट्र का अधिकतर क्षेत्र इसमें आता है मध्य भारत में। और यहाँ जो कई उपकरण हमें मिलते हैं। तो मध्य भारत के दौरान जो विंध्याचल पर्वतमाला है जो पूरे भारत को अगर बात की जाए तो उत्तर और दक्षिण में विभाजित करती है। जो दक्षिण भारत और उत्तर भारत में विभाजित करती है, जो बीच से भारत के विंध्याचल पर्वतमाला निकलती है, उसी पर्वत श्रृंखला की श्रेणियों में बात की जाए तो एक क्षेत्र है भीमबेटका। और भीमबेटका की बात की जाए तो वर्तमान में जो मध्य प्रदेश का रायसेन जिला है उसके इर्द गिर्द जो भोपाल जो मध्य प्रदेश की राजधानी है उससे कुछ ही दूरी पर ये क्षेत्र है जो बात की जाए तो भीमबेटका। अब भीमबेटका की उत्तर और दक्षिण की तरफ दो नदियां निकलती है। एक तो जो बेतवा नदी निकलती है वह उत्तर की तरफ से निकलती है और जो नर्मदा नदी है वो दक्षिण की तरफ से निकलती है, वो उसके आसपास नहीं। तो पूरा पाषाण काल के दौरान यहाँ मानव का अस्तित्व देखा जाता है। अगर बात की जाए तो प्रेजेंट समय में भी ऐसे वृक्ष और फूल पत्तियाँ ऐसे वृक्ष यहाँ आज भी पाए जाते हैं जिनकी फूल पत्तियों और फलों का प्रयोग जो जनजातीय लोग आदिवासी लोगों द्वारा किया जाता है। तो ये अनुमान लगाया जाता है कि उसी समय जो रहने वाले मनुष्य जो मानव थे उसके द्वारा भी यहाँ जो फूल पत्तियों का उनका प्रयोग किया जाता, फल फूल का तो कंदमूल का प्रयोग किया जाता। और यहाँ जो भीमबेटका है ये विंध्याचल पर्वत श्रेणी में स्थित है। तो यहाँ पे अनेक शैलाश्रय बोले तो गुफाएं जिनमें आदि मानव निवास करता था और ये गुफाएं बोले तो रॉक हो गया, आप इससे भली भांति समझे। इन गुफाओं के अंदर मानव के द्वारा प्रयोग किए गए कई उपकरण और औजार प्राप्त होते और मानव के द्वारा यहाँ कई चित्रकारी यानी पेंटिंग्स भी इसमें की गई है जो हरे और लाल रंग से जो प्राकृतिक रंगों से बनाई गई है। इसमें जो मानव के द्वारा शिकार करते हुए जो है दर्शाया गया खुद को और जो कई पशुओं का चित्रण भी यहाँ देखने को मिलता है। अगर बात की जाए तो ये समय अवधि बताते हैं लगभग 1 लाख वर्ष पूर्व मानी जाती है। उस दौरान यहाँ पूरा पाषाणकालीन युग गुजरा। अब बात की जाए जो भीमबेटका है, भीमबेटका जो मध्य प्रदेश में है उसको सबसे पहले किसके द्वारा खोजा गया। तो एक बात करते हैं जो नौजवान इतिहासकार है 1957 और 58 की बात है कि डॉक्टर श्रीधर विष्णु वाकणकर जिनका नाम हुआ है डॉक्टर श्रीधर वाकणकर जिनका नाम, उनके द्वारा सबसे पहले जो पटल पर अगर बात की जाए तो भारत के सामने इस भीमबेटका को खोज के लाया गया था। और बात की जाए
2003 की बात है, जिसे जो यूनेस्को एक संस्था है जब फ्रांस में जिसका कार्यालय है, उसके द्वारा वर्ल्ड हेरिटेज में इसे शामिल कर लिया जाता है। भीमबेटका वर्ल्ड हेरिटेज बोले तो विश्व धरोहर में इसे शामिल कर लिया जाता है। कब कर लिया जाता है? 2003 में यूनेस्को के द्वारा इसे विश्व धरोहर में शामिल कर लिया जाता है। बेतवा नदी की हमने बात कर ली। जो बेतवा नदी है जो भीमबेटका के उत्तर दिशा में बहती है, और नर्मदा नदी है जो दक्षिण दिशा में बहती है। इसीलिए अनुमान लगाया जाता है कि यहाँ के कोई समय जो मानव का अस्तित्व रहा था। अगर भीमबेटका की बात की जाए तो भीमबेटका में जो मैंने यहाँ लिख रखा है PM, तो इसका मतलब ये है यहाँ पेलियोलिथिक एज यानी पुरापाषाण काल और मेसोलिथिक एज यानी मध्य पाषाण काल के जो मानव है उसके अवशेष और औजार अपने को प्राप्त होते हैं। ये दोनों से संबंधित माना जाता है। अब बात करते हैं तो इस क्षेत्र की पहले अगर बात की जाए तो यहाँ दुर्लभ जंगल स्थित था और इसे महावन क्षेत्र कहा जाता था। ये क्षेत्र कौन था? जो गंगा यमुना दोआब, गंगा और यमुना दोआब का मतलब दो नदियों के बीच का जो उपजाऊ क्षेत्र होता है उसे दोआब कहा जाता है। उसी दौरान जो दोआब में यहाँ पहले अगर बात की जाए तो मानव का अस्तित्व यहाँ देखने को नहीं मिलता है। इस क्षेत्र में काफ़ी दुर्गम और जंगल थे, काफ़ी घने जंगल थे, तो मानव जीवन का अस्तित्व यहाँ देखने को, मानव बस्ती यहाँ नहीं मिलती है। उसी के आसपास बात की जाए तो मिर्ज़ापुर की पहाड़ियाँ, विंध्याचल पर्वत श्रेणी के अंदर ही जो मिर्ज़ापुर की पहाड़ियाँ, यहाँ पे मानव का अस्तित्व देखने को मिलता है। जो भीमबेटका के पास है, यहाँ पुरापाषाण कालीन मानव द्वारा प्रयुक्त औजार भी मिलते हैं और उसके कई अवशेष साक्ष्य हमें प्राप्त होते हैं। अगर भीमबेटका की बात की जाए तो इसकी पहाड़ियों में खूब सारी गुफाएं हैं भीमबेटका, जहां मानव के निवास करने के अस्तित्व दिखाई देते हैं। अगर इसमें बात की जाए 200 तो सबसे बड़ी गुफा है, काफ़ी बड़ी गुफाएं हैं, और लगभग सारी गुफाओं को, छोटी बड़ी गुफाओं को मिलाया जाए तो कम से कम यहाँ 10,000 गुफाएं देखने को प्राप्त होती है। तो इन गुफाओं में क्या है? इन गुफाओं में जो पुरापाषाण कालीन मानव के द्वारा प्रयोग किए गए औजार अपने को प्राप्त होते हैं। अगर बात की जाए तो ऐसी वस्तुओं की जो संख्या आज तक जो खोजी गई है इतिहासकारों और पुरातत्ववेदाओं के द्वारा, तो उनकी बात की जाए तो लगभग 5,000 वस्तुएं, आइटम्स हमको यहाँ से मिलते हैं जो भीमबेटका से प्राप्त होते हैं उनकी गुफाओं से। उनमें से लगभग बात की जाए तो 1500 तो टूल्स है, टूल्स यानी उपकरण और औजार मिलते हैं। तो ये भी एक अनुमान लगाया जाता है, अंदाज लगाया जाता है इतिहासकारों के द्वारा कि कहीं ना कहीं किसी समय यहाँ पर जरूर जो पत्थर के औजार बनाने का कारखाना यहीं रहा था और उन औजारों के माध्यम से इन गुफाओं का भी निर्माण किया गया। और ये गुफाएं नैसर्गिक भी थी, क्योंकि प्राकृतिक जो पर्वतों पहाड़ों के बीच में जो जगह रह जाती है वो गुफा ऑटोमेटिक बन जाती है। तो ये मानना है इतिहासकारों के द्वारा। अगर बात की जाए टूल्स की तो ये उपकरण कौन से पत्थर के बने हुए? तो उपकरणों की बात की जाए तो स्फटिक, जिसे क्वार्टरजाइट भी हम कहते हैं, क्वार्टरजाइट, और रेतीले पत्थर जिसे कहा जाए तो बालू पत्थर भी अपन कहते हैं, उसके द्वारा निर्मित उपकरण ही हमें यहाँ देखने को मिलते हैं। और यहाँ ये भी है जो सोआन सभ्यता है जिसे हमने पढ़ा था उत्तर भारत के दौरान, जो इसका भौगोलिक विभाजन किया गया पुरापाषाण कालीन एज का सुविधा की दृष्टि से, अध्ययन की दृष्टि से, जो इतिहासकारों के द्वारा, उसी दौरान हमने जो उत्तर भारत को पढ़ा था उसमें हमने प्राक सोआन सभ्यता और सोआन सभ्यता, सोआन मतलब सोन नदी घाटी के आसपास की सभ्यता, उसके बारे में पढ़ा। तो वहाँ से मिलती जुलती जो हैंडेक्स है, हस्त कुठार है, जो कुल्हाड़ी है, वो भी अपने को यहाँ देखने को मिलती है। कहाँ मिलती है? मध्य भारत में देखने को मिलती है। अगर इनके साइट्स स्थल की बात की जाए तो मध्य प्रदेश में बुंदेलखंड है, सागर है, दमोह है और रीवा क्षेत्र से अपने को क्या मिलता है? जो ये स्थल मिलते हैं जो पुरापाषाण कालीन युग से संबंधित हो, और इन्हीं स्थलों से, इन्हीं साइट से अपने को पुरापाषाण कालीन मानव द्वारा प्रयुक्त किए गए औजार प्राप्त होते हैं और उनके अवशेष मिलते हैं। अगर बात की जाए तो यहाँ जो एक बेलन नदी घाटी है, यहीं आसपास में कैमूर पर्वत श्रृंखला है जो इस विंध्याचल पर्वत श्रृंखला के आसपास मध्य भारत में ही आती है। वहाँ जो ये अगर बेलन नदी की बात की जाए प्रयाग के समीप गंगा नदी में ही मिलती है। तो यहाँ से जो आधुनिक इतिहासकारों के द्वारा खोज की गई है, वैज्ञानिक शोध के द्वारा पता लगाया कि यहाँ पे जो प्राप्त होने वाले औजार हैं वो लगभग 20,000 ईस्वी पूर्व माने जाते हैं।
अब मध्य भारत के दौरान हमने महाराष्ट्र को भी इसी में सम्मिलित कर लिया था। अब महाराष्ट्र में क्या मध्य भारत के अंदर इसे सम्मिलित किया गया। अगर पूरा पाषाण कालीन युग की बात की जाए तो महाराष्ट्र में खूब सारे जो औजार और अवशेष यहाँ मिलते हैं और काफ़ी स्थल से हमें जो पूरा पाषाण काल से संबंधित महाराष्ट्र से प्राप्त होते। महाराष्ट्र की अगर बात की जाए तो पुणे जो जिला है, इसका पुणे जिले में बात की जाए तो कोरेगांव, चंदौली, शिकारपुर ये जगह है। यहाँ से अपने को क्या पूरा पाषाण कालीन मानव के द्वारा प्रयुक्त किए गए औजार प्राप्त होते हैं महाराष्ट्र में। और अहमदनगर की बात की जाए, जो महाराष्ट्र में ही अहमदनगर में नेवासा, कालेगांव यहाँ से भी अपने को प्राप्त होते हैं। और बम्बई में जो कौंडीवली भी कहते हैं, जिसका शुद्ध कई है क्या है कि आपके पुस्तकों में अगर बात की जाए तो कई जगह जो प्रिंटिंग मिस्टेक है उसमें जो शब्द लिखने में त्रुटि हुई है, तो उसको आप जियों का जो ना पड़े जैसे मैं लिखा रहा हूँ वही देखें। तो कौंडीवली में अपने को ये मिलता है। तो इन जो महाराष्ट्र के इन क्षेत्रों से अपने को क्या है, जो पूरा पाषाण कालीन मानव के द्वारा प्रयुक्त किए गए औजार प्राप्त होते हैं और उसके अस्तित्व की जो जानकारी अपने को यहाँ देखने को मिलती है। अब बात करते हैं अपन पूर्वी भारत की। मध्य भारत को आज हमने पढ़ा। मध्य भारत में जो पूरा पाषाण कालीन युग है उसके दौरान कहाँ और कौन कौन सी जगहों से अपने को जो ये औजार उपकरण प्राप्त होते हैं मानव द्वारा प्रयुक्त किए गए पूरा पाषाण कालीन मानव के द्वारा। तो बात की जाए पूर्व भारत, तो पूर्व भारत में अगर देखा जाए तो अपन सम्मिलित करते हैं, बिहार को सम्मिलित करेंगे, उड़ीसा को सम्मिलित करेंगे और बंगाल का क्षेत्र भी अपन जो है पूर्वी भारत में सम्मिलित करेंगे और आसाम को भी हम पूर्वी भारत में सम्मिलित करते हैं। इन क्षेत्रों से भी हमें पूरा पाषाण कालीन मानव के द्वारा प्रयुक्त किए गए औजार प्राप्त होते हैं। तो देखा जाए तो अगर बिहार क्षेत्र को देखा जाए तो बिहार में जो सिंहभूमि जिले से अपने को, सिंहभूमि एक जिला है जो बिहार के अंदर है, यहाँ से कहते हैं कि 40 स्थानों से पूरा पाषाण कालीन मानव के द्वारा प्रयुक्त किए गए जो उपकरण है वो हमें प्राप्त होते हैं। अब बात की जाए बंगाल की, तो बंगाल के भी मिदनापुर जो जिला है, पुरुलिया जिला है, जिसे पूर्णिया भी कहा जाता है। ये जो प्रिंटिंग मिस्टेक अपनी पुस्तक में भी हो सकती है, तो मिदनापुर और जो पूर्णिया कहते हैं, पुरुलिया कहा जाता है, बांकुरा, वीरभूमि, इन जिलों से पूरा पाषाण कालीन मानव के द्वारा प्रयुक्त किए गए औजार और उसके अस्तित्व का आभास अपने को यहाँ देखने को मिलता है। अब बात की जाए उड़ीसा, तो उड़ीसा में भी मयूरगंज, केऊंझर और सुंदरगढ़ क्षेत्र जो जिले हैं वहाँ से अपने को क्या मिलता है, पूरा पाषाण कालीन मानव के द्वारा प्रयुक्त किए गए औजार प्राप्त होते हैं। असम में भी कई क्षेत्रों से अपने को क्या है, पूरा पाषाण कालीन मानव का अस्तित्व देखने को मिलता है। अब इन पूरा पाषाण कालीन मानव का पूर्वी क्षेत्र में देखा जाए तो जो टूल्स थे, कौन कौन से टूल्स उपकरण मिलते हैं, तो वही टूल्स अपने को देखने को मिलते हैं। उपल है, क्रॉड है और विदारिणी, जिसे क्लेवर्स भी कहा जाता है। और ये सारे जो औजार हैं स्फटिक नामक पत्थर से ही बने हुए मिलते हैं। तो विद्यार्थियों, आज हमने जाना जो मध्य भारत और पूर्वी भारत में पूरा पाषाण कालीन युग कैसा रहता है और कौन कौन सी जगहों से हमें पूरा पाषाण कालीन युग के अवशेष प्राप्त होते हैं। तो अगर मुख्यतः देखा जाए तो मध्य भारत में जो भीमबेटका है वो सर्वाधिक प्रसिद्ध स्थल है, साइट्स है, और जिसे विश्व धरोहर में भी सम्मिलित कर लिया गया यूनेस्को के द्वारा 2003 में। और इसकी खोज की बात की जाए तो डॉक्टर श्री विष्णु श्रीधर वोकणकर के द्वारा इसकी खोज कर दी जाती है 1957-58 के लगभग। और यहीं पे जो हमें गुफाएं मिलती हैं, उन गुफाओं के अंदर जो मानव के द्वारा प्रयुक्त किए गए उपकरण, औजार, और जो इन शैलाश्रयों में जो गुफाओं के अंदर जो शैल चित्र है, जो पत्थरों के ऊपर जो पेंटिंग्स की गई है, जो चित्र बनाए गए हैं, उनके माध्यम से पूरा पाषाण कालीन मानव के बारे में अपने को जानकारी मिलती है। और ये बात की जाए तो भीमबेटका जो क्षेत्र है वो मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है और यहाँ से पूरा पाषाण कालीन और मध्य पाषाण कालीन दोनों युगों से संबंधित जो अपने को उपकरण और औजार प्राप्त होते हैं। और ये बेतवा नदी इसके उत्तर में स्थित थी और नर्मदा नदी इसके दक्षिण में, वो प्रेजेंट में भी स्थित है। तो यहाँ जो मानव जीवन की संभावनाएं व्यक्त की जाती है। और उसी के दौरान बात की जाए तो यहाँ से जो गुफाओं की संख्या, एक आंकलन बड़ा देखा जाए तो लगभग 200
बड़ी गुफाएं और 10,000 छोटी मोटी गुफाएं हैं, जहाँ पे पूरा पाषाण कालीन युग में मानव यहाँ रहते थे। और उनके द्वारा प्रयुक्त किए गए औजार जो अपने को खूब सारी मात्रा में मिलते हैं, लगभग 1500 चीज़ें ऐसी मिलती है, सॉरी 5000 वस्तुएं आइटम्स है अपने को ऐसा मिलते हैं जो मानव पूरा पाषाण कालीन मानव के द्वारा प्रयुक्त किए गए सिर्फ भीमबेटका क्षेत्र से ही अपने को प्राप्त होते हैं। उनमें से भी बात की जाए तो 1500 उपकरण टूल्स प्राप्त होते हैं, जो एक अनुमान ये भी लगाया जाता है कि यहाँ पे किसी न किसी समय जो पत्थर के औजार बनाने का कारखाना भी रहा होगा। और बात की जाए तो बाकी जो स्थल साइट्स की देखी जाए तो मध्य प्रदेश की साइट्स में बुंदेलखंड में जो बुंदेलखंड क्षेत्र है, वहाँ से सागर दमोह रीवा से भी अपने को ये पूरा पाषाण कालीन मानव के औजार मिलते हैं। संबंधित बेलन नदी घाटी है, वहाँ से भी औजार प्राप्त होते हैं। महाराष्ट्र में बात की जाए तो पुणे के कोरेगांव, चंदौली, शिकारपुर से और अहमदनगर, यहाँ से अपने को क्या है तो पूरा पाषाण कालीन मानव द्वारा प्रयुक्त किए गए औजार प्राप्त होते हैं। इनके साक्ष्य के प्रमाण अपने को देखने को मिलते हैं। पूर्वी भारत में बिहार, बंगाल, उड़ीसा और असम से अपने को जो बात की जाए तो पूरा पाषाण कालीन मानव के द्वारा प्रयुक्त किए गए उपकरण और इनके अस्तित्व के बारे में जो जानकारी विभिन्न जिलों से, विभिन्न क्षेत्रों से मिलती है, जो हमने नोट डाउन कर रखी है। तो बोलिए यहाँ तक आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आई हो और कोई समस्या हो, शंका हो तो आप निसंकोच जो पूछ सकते हो। और आज हमने जो पूरा पाषाण काल के दौरान जो भौगोलिक विभाजन के तहत मध्य भारत और पूर्वी भारत को संपूर्ण कर लिया। कल की क्लास में हम दक्षिण भारत को पढ़ेंगे। तो आप अगर किसी तरह की समस्या हो तो वैसे भी आप अपना जो शैक्षणिक व्हाट्सएप ग्रुप है उसके माध्यम से पूछ सकते हो। और कोई चीज़ आपको ढंग से पूछनी हो, विस्तार से पूछनी हो तो भी आप पूछ सकते हो। और आपके सुझाव आमंत्रित है। जो अगर किसी चीज़ को विस्तृत रूप से पढ़ना हो या अगर आपको समझ नहीं आए कुछ अलग तरीके से पढ़ना हो तो आप निसंकोच बता सकते हो। तो आज की क्लास के लिए हम इतना ही पढ़ेंगे और नेक्स्ट जो अपनी आने वाली क्लास में हम जो दक्षिण भारत में पूरा पाषाण कालीन युग है उससे संबंधित कौन कौन से स्थल है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।